बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें मैक्रो मैक्रो मतलब होता है बेटा लार्ज, बड़ा, जिसको हम लोग जाइंट भी बोलते हैं। तो इस चीज को ना बेटा हम लोग नाइन्थ क्लास के अंदर भी डिस्कस करते आ रहे हैं, टेंथ में भी, फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया हुआ है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। वो मॉलिक्यूल जो कि छोटे होते हैं साइज में, उनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और वो मॉलिक्यूल बेटा जो कि साइज में बड़े होते हैं, उनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। जैसे हम लोगों ने नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 में ही, कि माइक्रो वो होंगे जो कि छोटे साइज में होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, जो कि छोटे होते हैं साइज में, वो माइक्रो के अंदर आएंगे। और मैक्रो में सारी की सारी बेटा वो चीजें आएंगी जो कि बड़ी होती हैं, जैसे है प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं, वो बेटा हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनको हम लोग जाइंट मॉलिक्यूल्स का भी नाम देते हैं, या फिर बेटा लार्जर मॉलिक्यूल्स का भी नाम देंगे। अच्छा तो बेटा इसके अंदर डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो डेफिनेशन में आएगी मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोस मॉलिक्यूल्स दैट आर, जो के होते हैं लार्ज यानी कि बड़े होते हैं, या जाइंट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं इन साइज, साइज में, एंड दोस में भी, वो या तो पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े साइज में होते हैं, वो पॉलीमर भी हो सकते हैं। लेकिन इसी एंड वाली टर्म है ना पॉलीमर्स को, उसको हम लोगों को डिस्कस करने के लिए ना बेटा एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता है। इसके अलावा आगे जब आप लोग नेट टेस्ट, एमडी कैट वगैरह में जाओगे या ई कैट में जाओगे ना, तो वहां पर भी पूछ लेता होता है, व्हाई ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। यानी कि सारे के सारे जो पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बेटा, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर्स नहीं। पॉलीमर को बेटा हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पर जस्ट एंड ओनली डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल ही करेंगे। अब पॉलीमर में ना जैसे हम लोग देखते हैं मोनोसैकराइड्स, कोई भी मोनोसैकराइड ले लें फॉर एग्जांपल हम लोग समझने के लिए, ये दोनों मोनोसैकराइड को मिलाया, मिलकर इस तरीके से ना एक लार्जर मॉलिक्यूल बन गया। जैसे हम लोग देखते हैं बेटा ग्लूकोज के बहुत ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, एन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मिलकर ग्लाइकोजन या स्टार्च बना देते हैं। अब ये जो ग्लाइकोजन और स्टार्च है, ये बेटा बुनियादी तौर पर मैक्रो मॉलिक्यूल भी है और पॉलीमर भी है। इसी तरीके से जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं बेटा। वो जब अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं तो वो क्या होते हैं, वो भी पॉलीमर्स होते हैं। इसी तरीके से पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलीन की हम लोग बात करते हैं, तो वो सारे के सारे बेटा पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलने की वजह से बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरे टर्म की तरफ जाते हैं तो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर्स नहीं होते। जैसे हम लोग इसके अंदर अगर एग्जांपल करते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हम लोगों को बेटा पता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। और वो फोटोसिंथेसिस के दौरान में जब रोल प्ले कर रहा होता है तो वो खुद एक मैक्रोमोलिक्यूल है, वो पॉलीमर नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा सारे छोटे छोटे यूनिट्स की वजह से मिलकर वो नहीं बना। वो खुद ही एक पॉलीमर सॉरी मैक्रोमोलिक्यूल होता है, और उसके अंदर छोटे यूनिट ना होने की बुनियाद पर वो पॉलीमर नहीं होगा। सही है, ये चीज को आप लोगों ने हमेशा जहन में रखना है कि जितने भी हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे पॉलीमर्स होना लाजमी नहीं है। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि रेपिटेशन की वजह से बनते हैं, एटम्स की रेपिटेशन की वजह से, जैसे कार्बन मिलकर लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की रेप्लिकेशन की वजह से बनते हैं, तो वो बेटा पॉलीमर्स हैं। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन, मैक्रोमोलिक्यूल की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेटा दो मेजर कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं,
दूसरे आता है बेटा इनऑर्गेनिक नेचर। अब इनऑर्गेनिक नेचर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, वो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स नहीं होते। सही है। इसी के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो बेटा आ जाता है हमारा सिलिका, जो कि रेत के अंदर मौजूद होता है, हम इसको बोल देते हैं सैंड के अंदर मौजूद होता है। फिर ग्रेफाइट है, कुछ जगहों के ऊपर ग्रेफाइट को ऑर्गेनिक के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनके डेरिवेटिव्स की वजह से बनता है। और ग्रेफाइट के बाद डायमंड जो होता है ना, ये भी बेटा इनऑर्गेनिक के अंदर भी include होता है। और ऑर्गेनिक हम लोगों को पता है वो होते हैं जो कि बेटा क्या होंगे, या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 7 में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक की भी आगे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा बायोपॉलीमर्स। बायो का मतलब क्या होता है बेटा, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, मर्स आ जाएंगे यूनिट्स। ये पॉलीमर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर या जिंदा जानदारों के अंदर रोल प्ले करते हैं, वो बेटा होते हैं बायोपॉलीमर्स। इन बायोपॉलीमर्स की अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो इनमें बेटा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, जितने भी लिपिड्स आ जाएंगे, जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे क्या है बेटा, बायोपॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि बेटा मैन मेड हो, यानी कि इंसान ने खुद बनाए। अब इनके अंदर क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, पॉलीस्टाइरीन, ये जो थर्मोकोल शीट होती है उसमें मौजूद होता है, या हम लोग जो ये बिरयानी या कुछ इस तरीके की चीजें लेके आते हैं डिस्पोजेबल चीजों में, तो वो जो व्हाइट कलर के वहां पर मिलते हैं ना हमें, वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं बेटा, वो बेसिकली पॉलीस्टाइरीन ही होता है। और उसके बाद पॉलीथीन, जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, वो पॉलीथीन के अंदर भी आ जाती हैं। इसके अलावा सोन, बहुत ज्यादा सारी कैटेगरीज हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बायोपॉलीमर्स जो कि लाइफ के अंदर है, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि मैन मेड है। अभी हम लोग चलते हैं बेटा पॉलीमर की तरफ। अब पोली क्या होता है, पोली होता है बेटा लफ्ज मैनी, यानी कि बहुत ज्यादा। मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। अच्छा, अब क्या होगा, पॉलीमर क्या होता है बेटा, पॉलीमर एक वो चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा सारे यूनिट से मिलकर बनती है। अब वो यूनिट क्या बोलते हैं, यूनिट हम लोग इकाई को भी बेटा बोलते हैं। इकाई यानी कि एक चीज, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज मिलते हैं तो मिलकर स्टार्च, सेलुलोज, फिर ग्लाइकोजन वगैरह बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, मिलकर वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, पॉलीमर जो है वो बुनियादी तौर पर वो चीजें होती हैं दैट आर लार्ज साइज मॉलिक्यूल, जो कि बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्ड बनते हैं अब बाई रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब क्या होता है, दोहराया जाना, बारी बारी आना। और समान जो कि छोटे होंगे, एंड सिंपल, छोटे और जो सादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मिलने की वजह से, उनके दोहराए जाने की वजह से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना बेटा, उनको हम लोग पॉलीमर्स का नाम देते हैं। और वो जो छोटे और सिंपल यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं मोनोमर्स। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। मर का मतलब क्या हुआ, यूनिट, यानी कि एक एक करके यूनिट्स जो होते हैं ना बेटा, बहुत सारे आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद आपस में वो पॉलीमर बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मोनोमर्स, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, एन बोलते हैं। जब एन तादाद में आएंगे बहुत ज्यादा सारे, तो ये मिलकर एक पॉलीमर बना देते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर इंक्लूड करें यहाँ पर ग्लूकोज की ही, ग्लूकोज के बहुत ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, आने के बाद बेटा वो स्टार्च भी बना सकते हैं, वो बेटा ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन भी बनाते हैं, प्लांट्स के अंदर बेटा सेलुलोज भी बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बहुत ज्यादा सारे छोटे छोटे रेपिटिंग यूनिट्स मिलते हैं, मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं वो होने के लिए जरूरी क्या होता है, खसूसियात क्या होती है। इसके लिए सबसे पहली जो खसूसियत है वो बेटा ये है, इट मस्ट हैव टू
रिएक्टिव साइड्स, इसके अंदर ना दो साइडें, दो किनारे ऐसे हो जो कि रिएक्टिव हो मतलब रिएक्शन कर सकती हैं। तो जब वो रिएक्शंस करेंगी वो बेटा नए बॉन्ड बनाएंगी। जब नए बॉन्ड बनाएंगे तो छोटे मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। अगर उनकी एक साइड है, जैसे ये है ना पेन, अगर इसकी एक साइड के अंदर बॉन्डिंग कैपेसिटी है, रिएक्शन की कैपेसिटी है, इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ये आ गया, एक इसी तरीके का ना बेटा ये आ गया, ये दोनों मिले, मिलकर क्या है, दो मोनोमर ही मिले, ये बनाएंगे बेटा डाइमर बनाएंगे। ठीक है, डाइमर मतलब दो मोनोमर वाला डाइमर बनाएंगे। इसी तरीके से अगर इसमें दो बॉन्ड की कैपेसिटी हो, इसमें भी दो बॉन्ड की कैपेसिटी हो, ये आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद एक साइड से जुड़े, फिर यहाँ वाली जगह खाली थी, इस साइड पर कोई और आ गया, इसकी ये जगह खाली थी, इसके साथ कोई और आ गया, ये जुड़ा था, इसके साथ इस साइड पर कोई और आ जाए, इस तरीके से ये मिलेंगे, मिलकर बेटा लॉन्ग रेपिटेशन करेंगे और उसी लॉन्ग रेपिटेशन की बुनियाद के ऊपर वो पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इसके लिए ये चीज बेहद जरूरी है कि इनके अंदर दो रिएक्टिव साइड्स हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मोनोमर्स आपस में जुड़ सके और लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सके। इसके अलावा बेटा क्या है, बॉन्ड्स इन पॉलीमर्स आर कोवलेंट इन नेचर। जो बॉन्ड्स होते हैं ना पॉलीमर्स में, वो नेचर के अंदर कोवलेंट होते हैं, उसकी वजह से ही वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सकते हैं। अगर बेटा वो हो जाएंगे आयनिक बॉन्ड्स, तो वो आयनिक बॉन्ड्स होने की बुनियाद पर अपनी स्टेबिलिटी को जल्दी मेंटेन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो पोलर कंपाउंड्स बना देते हैं और पोलर कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव स्पेशली, यानी कि वो अपोजिट चार्जेस के साथ जो है बड़ी आसानी से अपने रिएक्शंस होते हैं ना वो शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई वो होना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है कि कोवलेंट। इनकी एग्जांपल्स के अंदर हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी डिस्कस करके आ चुके हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग इथाइलीन का नाम देते हैं या इथीन का नाम देते हैं। तो इनके बहुत ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, N मॉलिक्यूल्स आएंगे, आने के बाद ये आपस में मिलेंगे, मिलकर H2C सिंगल बॉन्ड CH2, इसकी ये वाली जगह भी खाली है, ये वाली जगह भी खाली है। तो जब इनकी ये जगह खाली है ना बेटा, उन जगहों के खाली होने की बुनियाद के ऊपर ना ये जो है वो आपस में मिलेंगे और दोनों साइडों के ऊपर ना बहुत ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी पॉलीमर होता है उस पॉलीमर में दो बुनियादी चीजें हमारे पास होती हैं। एक होता है बेटा मोनोमर और एक होता है रिपीटिंग यूनिट। ठीक है बेटा, मोनोमर, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मर का मतलब होता है इकाई, जो एक इकाई, ठीक है, एक टुकड़ा जो होगा ना उसको मोनोमर का नाम देते हैं। और रिपीटिंग यूनिट मतलब क्या होता है कि बारी बारी दोहराया जाता है। अब ये जो रिपीटिंग यूनिट होगा ना, ये पॉलीमर के अंदर मौजूद होगा, बारी बारी दोहराया जाएगा, यानी कि एक रिपीटिंग यूनिट, दूसरा रिपीटिंग यूनिट, तीसरा रिपीटिंग यूनिट, चौथा रिपीटिंग यूनिट, पांचवा रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, सो वो रिपीट होंगे और पॉलीमर बनाएंगे, और पॉलीमर की जो नेचर है, पॉलीमर की स्ट्रेंथ है, पॉलीमर की स्टेबिलिटी है, वो बेटा इस रिपीटिंग यूनिट के ऊपर ही डिपेंड है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, ये जो मोनोमर होता है ना, ये मोनोमर उस टाइम तक है जब तक इसने रिएक्शन नहीं किया, बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्टिविटी, यानी कि वो चीज जिसका आगे पॉलीमर बनाना है वो मोनोमर है, और जब वो मोनोमर आगे पॉलीमर बनाना शुरू कर देगा तो वो रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा, जो कि बारी बारी दोहराया जाता है। इसी बुनियाद के ऊपर बेटा इसको हम लोग इक्वेशन में यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि एन मतलब मैनी, बहुत ज्यादा सा है, वो चेन लेंथ के ऊपर डिपेंड करके चाहिए होते हैं, जो कि रोल पे डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत ज्यादा सारी एग्जांपल हैं, स्टाइरीन है वो मिलकर पॉलीस्टाइरीन बनाएगा, ग्लूकोज है वो मिलकर ग्लाइकोजन बनाएगा, अमीनो एसिड्स हैं वो मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे, वो हम लोग बड़ा सारे चैप्टर में। सही है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके रेलेवेंट आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो, इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स भी साथ साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।